तो हेलो मेरे दोस्तों, भाई एक छोटा सा चैलेंज यार सुन लो के लिए। मैं आपसे 3 क्वेश्चंस पूछने वाला हूं। भाई पूरी पूरी जो होती है वो तेल में जाते ही फूल क्यों जाती है? मून यानी हमारे चांद का शेप रोज रोज क्यों बदलने लगता है? और ग्लास में क्या सिर्फ पानी ही होता है? सोचो, थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो, पता चलेगा। नहीं है तो चल भैया है ना। वैसे तो तुमको ये कितने सिंपल क्वेश्चंस लग रहे होंगे, लेकिन मजेदार बात पता है क्या है? इनमें से कुछ क्वेश्चंस के आंसर आज भी साइंटिस्ट पूरी तरह नहीं समझ पाए हैं। मतलब साइंस सिर्फ बुक्स में लिखी हुई चीजों का नाम नहीं है। साइंस मतलब क्वेश्चंस पूछना, चीजों को समझना और परखना। और आज तुम भी सिर्फ स्टूडेंट नहीं हो, तुम इन्वेस्टिगेटर बनने वाले हो, तुम साइंटिस्ट बनने वाले हो। तो वेलकम बैक टू भाई हर्षल भैया के चैनल पे। मैं हूं आपके प्यारे हर्षल भैया, और आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 8 का पहला चैप्टर, एक्सप्लोरिंग द इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस। और भाई प्रॉमिस करता हूं, इस चैप्टर के बाद तुम किसी भी चीज को पहले जैसे तो नहीं देखोगे। हर जगह तुम्हारे दिमाग में एक ही क्वेश्चन आएगा, आखिर ऐसा होता क्यों है? यही तो भैया भी पूछते हैं। तो चलिए मेरे भाई शुरू करते हैं बहुत इजी तरीके से हमारी साइंस की जर्नी। क्लास 8 के साथ पहला वीडियो है मेरा, भाई दबा के शेयर करो, सब्सक्राइब करो। बहुत अच्छे से अपन पढ़ेंगे, समझेंगे, क्लास 8 को क्लियर करेंगे। तो चलो भाई शुरू कर देते हैं। भाई एनसीईआरटी सबसे पहले हमें पिछले 2 सालों की जर्नी याद दिलाती है। क्लास 6 में हमने सीखा था साइंस की शुरुआत होती है क्यूरियोसिटी से। ये तो तुम्हारे बुक का भी नाम हो गया है। हर डिस्कवरी शुरू होती है एक सिंपल क्वेश्चन से, व्हाई, हाउ, या फिर बहुत सारे सवाल। जैसे न्यूटन ने एप्पल गिरते हुए देखा, लेकिन उसने सिर्फ ये नहीं बोला कि एप्पल ऊपर से गिर गया, उसने पूछा कि भाई एप्पल नीचे क्यों गिरा। और भाई न्यूटन ने जो गिराया उसके कारण हमारे साइंस का कोर्स मुश्किल हो गया है, पर कोई बात नहीं, हम इजी कर देंगे। और वही क्वेश्चन ग्रेविटी को डिस्कवर भी किया। फिर क्लास 7 में हमने सीखा साइंस कभी भी रुकती नहीं है। आज जो आंसर सही है, कल उसके बेटर एविडेंस या प्रूफ हमको मिल जाएंगे और साइंस इंप्रूव होती जाएगी। इसीलिए साइंस हमेशा ग्रो करती रहती है, जैसे तुमको भी ग्रो करना है। तो अब क्लास 8 में हम एक लेवल और आगे बढ़ने वाले हैं। हम सिर्फ आंसर्स याद नहीं करने वाले हैं, हम आंसर्स ढूंढना सीखेंगे, हम समझेंगे साइंस को, ताकि साइंस को इजी बना के आप तक पहुंचा दिया जाए और आप उसको अच्छे से समझ पाओ। तो भाई इन्वेस्टिगेटिव वर्ल्ड ऑफ साइंस चैप्टर का नाम है। सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन क्या होता है, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। घर में मम्मी मम्मी ठीक है, ब्रेड या पिज्जा का आटा बनाती है, डो बनाती है। कुछ देर बाद वो आटा फूल जाता है। अब नॉर्मल इंसान बोलेगा कि अच्छा, आटा फूल गया, ये क्या हो गया? लेकिन साइंटिस्ट सोचेगा ऐसा फूला ही क्यों, ये ऐसे क्या हुआ? इसके अंदर यीस्ट है, टेम्परेचर की वजह से, या कोई और रीजन से हुआ है। वो ऑब्जर्व करेगा, वो उस चीज को समझेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा और आगे बढ़ेगा, और रिजल्ट हमेशा ध्यान देगा। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं भाई? इसी प्रोसेस को साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, कि हर एक चीज के बारे में समझना। ठीक है भाई, साइंस सिर्फ आंसर याद करना नहीं होता। साइंस मतलब क्वेश्चंस पूछो, ध्यान से देखो उसको, एक्सपेरिमेंट करो, फेल हो जाओ पर फिर करो, और एविडेंस के बेसिस पर कंक्लूजन निकालो। रूट और काइट का सीक्रेट, भाई पतंग कैसे उड़ती है, जड़ें कैसे बनती है पेड़ में, हर एक चीज। एक अच्छा साइंटिस्ट वही होता है जिसके पैर जमीन पर होते हैं, लेकिन उसके आइडियाज आसमान छू रहे होते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात, बुक के नीचे जो डिजाइन बने हुए हैं तुम्हारे, उनमें भी साइंटिफिक पैटर्न्स छुपे हुए हैं, जो आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो, डिस्प्ले भी हो रहे होंगे। एनसीईआरटी चाहती है कि तुम सिर्फ पढ़ाई ही नहीं करो, तुम ऑब्जर्व भी करो, क्योंकि हर इन्वेस्टिगेशन ऑब्जर्वेशन से ही तो शुरू होती है। इस साल हम क्या पढ़ने वाले हैं, यही हमें इस चीज में समझना है। अब एनसीईआरटी हमें इस साल की पूरी जर्नी का ट्रेलर इस चैप्टर में दिखाती है, और बिलीव करो ये ट्रेलर बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है, तुम्हें बहुत मजा आने वाला है। हम इतनी छोटी चीजों को पढ़ने वाले, इतने डिटेल में, जो आंखों से दिखाई भी नहीं देती, और इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स को भी समझेंगे जो पूरी अर्थ के ऊपर, पूरी धरती के ऊपर इफेक्ट डालती है। मतलब माइक्रोब्स, छोटे छोटे माइक्रोब्स से लेकर क्लाइमेट चेंज, बारिश क्यों हो रही है, गर्मी क्यों हो रही है,
एक बूंद पानी में छुपी हुई दुनिया समझेंगे। अब इमेजिन करो, तुम्हारे हाथ में एक पानी की ड्रॉप है, तो तुम उसमें क्या देखोगे? पानी देखोगे। लेकिन माइक्रोस्कोप से देखो तो उसके अंदर एक पूरी दुनिया छुपी होती है। उसमें होते हैं छोटे छोटे माइक्रोब्स। ये इतने छोटे होते हैं कि नेकेड आईज, मतलब डायरेक्ट आंखों से हमें दिखते भी नहीं है। अब क्या सारे माइक्रोब्स बुरे होते हैं? नहीं भाई, कुछ माइक्रोब्स हमारी बॉडी के हेल्पर्स भी होते हैं। ये फूड डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। आगे हम सब पढ़ने वाले, टेंशन मत लो। मेडिसिन बनाने में काम आते हैं। बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, ये सारी चीजें। इसीलिए हम चैप्टर में यही सब समझेंगे। इस चैप्टर में आगे आने वाले, ठीक है। बॉडी इन्फेक्शन से कैसे फाइट करती है, हेल्दी फूड क्यों जरूरी है हमारी बॉडी के लिए, एक्सरसाइज का क्या रोल है, क्यों करनी है एक्सरसाइज हम लोगों को, मेडिसिन और वैक्सीन हमें कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, कोरोना की वैक्सीन लगवाई है ना, कैसे काम करती है, सब समझेंगे हम लोग। साइंस सिर्फ डिसीज का नाम नहीं है, साइंस हमें हेल्दी रहना भी सिखाती है। इलेक्ट्रिसिटी हर जगह है। अब सोचो, सुबह अलार्म कैसे बजता है, फोन चार्ज कैसे होता है, फैन, हमारा पंखा कैसे घूमता है, लाइट कैसे जलती है, भाई सबकी वजह क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। ये भी हम सीखने वाले हैं भाई। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का सिर्फ एक ही काम नहीं होता, उसके दो इंपॉर्टेंट इफेक्ट होते हैं। पहला, हीटिंग इफेक्ट। इसी की वजह से हीटर गर्म होता है, आयरन कपड़े प्रेस कर पाती है, इलेक्ट्रिक केटल पानी गर्म कर पाती है और हम गर्म गर्म पानी पी लेते हैं, है ना। दूसरा इफेक्ट मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। इसकी वजह से मोटर चलती है, मैग्नेट मोटर चलती है, पंखे घूमते हैं, मशीन्स काम करती हैं। अब सोचो, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती तो भाई हमारी लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती। मोबाइल चार्ज नहीं होता तो हम यूट्यूब कैसे देखते, हम रील्स कैसे देखते, हम शॉर्ट्स कैसे देखते, कैसे हम बड़े बड़े यूट्यूबर्स की वीडियोस देखते, व्लॉग्स देखते, है ना भाई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अभी तो बहुत कुछ है। फोर्स और प्रेशर भी है इसमें। अब एनसीईआरटी हमें इलेक्ट्रिसिटी से फोर्स की तरफ लेके जाती है ना। कभी फुटबॉल को किक मारी है तुमने? मारी है ना। बॉल मूव क्यों करती है ये समझना है। बॉल को हवा में फेंको तो वो वापस नीचे क्यों आती है। भाई कार में जब हम ब्रेक लगाते हैं तो कार रुक क्यों जाती है और हम आगे क्यों खसक जाते हैं। ये सब फोर्स की वजह से होता है। फोर्स ऑब्जेक्ट की स्पीड बदल सकता है और उसकी डायरेक्शन बदल सकता है, या ऑब्जेक्ट को रोक भी सकता है। और जब ये फोर्स किसी एरिया पर लगता है, एक पर्टिकुलर बॉल पे जिस हिस्से पे लात पड़ी उसको बोलते हैं प्रेशर। और इसी प्रेशर की वजह से हवा चलती है। कभी हल्की हवा, कभी तेज आंधी, कभी साइक्लोन आते हैं, भर 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 साइक्लोन चलते हैं, है ना भाई। ठीक है, फिजिक्स भी है इसमें। भाई फिजिक्स क्लासरूम की चीज है ही नहीं वैसे, ये हमारे आसपास हर जगह है। अब चलते हैं पार्टिकल्स की दुनिया में। तो मेरे भाई, अब एनसीईआरटी हमारी जो बुक है वो एक अमेजिंग सी, इंटरेस्टिंग सी, बड़ी प्यारी बात बताती है। अगर हमें समझना है कि हवा पे प्रेशर क्यों बनता है, हवा का प्रेशर क्यों बनता है, या पानी बॉईल क्यों होता है, तो हमें चीजों के अंदर जाकर देखना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप से देखना पड़ेगा। और अंदर क्या है? टाइनी पार्टिकल्स है। कुर्सी, बुक हो, वाटर हो, एयर हो, और सब कुछ में छोटे 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 टाइनी पार्टिकल्स होते हैं। सॉलिड में पार्टिकल्स पास पास होते हैं, इसीलिए सॉलिड का शेप टाइट होता है और फिक्स होता है, क्योंकि पार्टिकल चिपके हुए हैं, है ना भाई। तो ये चीज है। आगे बढ़ते हैं। गैस, गैस में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, इसीलिए वो हर डायरेक्शन में हवा में इधर उधर घुमा करते हैं। वही तो गैस है जो हम छोड़ते हैं, है ना भाई। गैस फैल जाती है। गैस को हम कंप्रेस नहीं कर सकते, दबा नहीं सकते, क्योंकि उसके पार्टिकल्स हवा में चारों तरफ उड़ रहे हैं। यही बात होती है भाई। बड़ी बड़ी चीजों को समझने के लिए कभी कभी बहुत छोटा देखना पड़ता है भाई। इसीलिए सॉलिड के चिपके हुए पार्टिकल्स है, घुसे घुसे पार्टिकल है, गैस के हवा पे फ्री उड़ रहे हैं। अब यहाँ पे साइंस हमको सिखाता है क्लासिफिकेशन। अब सोचो, अगर स्कूल लाइब्रेरी में सारी बुक्स मिक्स कर दी जाए, सारी बुक्स को एक जगह से घिचड़ पिचड़ करके रख दिया, तो बुक्स ढूंढने में कितनी प्रॉब्लम होगी। दिमाग ही काम नहीं करेगा भाई। फिजिक्स की वहां पढ़ी है, केमिस्ट्री की वहां पढ़ी है, मैथ्स की वहां पढ़ी है। इसीलिए बुक्स को कैटेगरीज में रखते हैं, एकदम जमा के। बिल्कुल वैसे ही साइंस भी मटेरियल्स को क्लासीफाई करती है, जमा के रखती है। एलिमेंट्स के थ्रू, कंपाउंड के थ्रू, मिक्सचर्स के थ्रू। एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंस होते हैं और कंपाउंड में एलिमेंट्स मिलकर नया सब्सटेंस बनाते हैं। फिर से बता देता हूं, एलिमेंट्स, अगर तुमको डाउट आया हो तो एलिमेंट्स
क्या होते हैं भाई, अभी डिस्प्ले भी कर देता हूं मैं तुमको, नोट्स हो गए ना वैसे तो, हाँ हो गए। एलिमेंट्स प्योर सब्सटेंस होते हैं, और कंपाउंड सारे एलिमेंट्स, अलग अलग एलिमेंट्स से मिलके एक सब्सटेंस बनाता है। ठीक है भाई, जैसे मैगी, मैगी में मसाला भी है, मैगी में मैगी भी है, मैगी में पानी भी है, मैगी में नमक भी है, हर एक चीज मिक्स है, तो वो कंपाउंड है। लेकिन मैगी अकेली सिंगल अगर अपन खाएंगे तो अच्छी लगेगी क्या? नहीं, वो एलिमेंट है। ओके भाई, तो ये तो लिख लो भाई, इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारे बुक्स के लिए, तुम्हारी क्लासेस के लिए। डिस्प्ले तो कब से कर चुका हूं मैं, हाँ आ गया स्क्रीन के ऊपर, क्या दिक्कत है। ठीक है भाई, और मिक्सर्स, मिक्सर तो पता है हम लोग, हम खाते भी है, मिक्सचर मतलब सारी चीजें मिक्स होती है उसमें। इसी कंसेप्ट को हम साइंस में इस चैप्टर में समझेंगे आगे के। जैसे चाय में शुगर डिसॉल्व हो जाती है, शुगर गायब नहीं होती, वो चाय में मिक्स हो जाती है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, है ना भाई। चाय पी ली हमने, तो चाय का टेस्ट भी मीठा हो गया। चाय का टेस्ट मीठा हो गया क्यों? भले शक्कर दिख नहीं रही है, लेकिन वो चाय के अंदर डिसॉल्व हो गई है, वो चाय के अंदर घुल गई है। इसी को एक मिक्सचर बोलते हैं। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी अच्छी चीजें भाई इस चैप्टर में। लाइट का मैजिक समझते हैं। अब हम एंटर करते हैं एक ऐसी दुनिया में जो लाइट की दुनिया है। मिरर में इमेज सीधी क्यों दिखती है ना भाई। चम्मच यानी स्पून में हमारा फेस ऐसा टेढ़ा सा क्यों दिखने लगता है। चश्मा पहनने से कैसे दो लोगों को क्लियर दिखने लग जाता है। भाई ये सब लाइट की वजह से होता है। हम सीखेंगे आगे रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, मिरर कैसे काम करते हैं, लेंस कैसे काम करते हैं जिससे हमारे चश्मे बनते हैं, लेंस वो कैसे काम करते हैं। इसी साइंस की वजह से कैमरा, माइक्रोस्कोप और स्पेक्टिकल्स यानी चश्मे पॉसिबल हुए हैं। और मेरे भाई, अब हम लाइट की बात कर रहे थे, तो एनसीईआरटी हमें एक और बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन करवाती है। मैं तुमसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या सिर्फ मिरर ही लाइट को रिफ्लेक्ट करता है? क्या सिर्फ मिरर में ही तुम आमने सामने दिखते हो? अगर तुम्हारा आंसर हाँ है, तो भाई थोड़ा सा गलत हो, पूरा नहीं थोड़ा सा गलत हो। मिरर सबसे अच्छा रिफ्लेक्शन देता है, लेकिन रिफ्लेक्शन सिर्फ मिरर नहीं करता। रफ सरफेस, खराब सरफेस भी हमें रिफ्लेक्शन देती है। इसी वजह से दीवारें, बुक्स, टेबल्स और ये सारी चीजें हमको दिखती है, क्योंकि लाइट उससे टकरा के हमारी आंखों में आई है, तो हमको वो चीज दिखती है कि भाई हाँ सामने एक बुक रखी है, तुम्हारे सामने फोन पड़ा है, तुम्हारे सामने हर्षल भैया चिल्ला रहे हैं कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, पर तुम पढ़ते ही नहीं हो, है टाइम पास करा करते हो दिन भर। तो ये सारी चीजें भाई लाइट की वजह से ही पॉसिबल हुई है। ओके मेरे भाई, आगे बढ़ता है। चलो, बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, एक तो छूट गया था भाई हमारे पास, ये रहा। चलो चलो चलो, बहुत जरूरी भाई, चांद, आपका प्यारा चांद। चांद की बात तो रह गई भाई। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि चांद खुद ही चमकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मून के पास अपनी लाइट होती ही नहीं है। जो रोशनी हमें मून पे दिखाई देती है, वो असल में सन की लाइट होती है, सूरज की लाइट होती है, जो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। इसी प्रोसेस को रिफ्लेक्शन कहते हैं। चांद एकदम डार्क में होता वाइट है, पर डार्क में होता है, अंधेरे में होता है। सूरज की लाइट पड़ी तो चमका, तो हमें दिखा। यही बात भाई, कभी हमको मून गोल दिखता है, कभी आधा दिखता है, कभी पतला सा ऐसा टुकड़े जैसा दिखता है। क्या मून अपना शेप बदल रहा है क्या? नहीं भाई, मून तो गोल ही है, मून तो गोल ही रहेगा हमेशा। लेकिन मून का शेप सेम रहते हुए भी हमें वो चेंज दिखता है। क्यों? क्योंकि सन की पोजीशन और अर्थ की पोजीशन चेंज होती है, जिससे कभी कभी मून पे आधी लाइट पड़ती है, कभी और कम लाइट पड़ती है, फिर और कम लाइट पड़ती है, तो वो हमें छोटा 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 दिखते जाता है। फिर लाइट बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ये सारी चीजें होती है भाई। ये भी हम आगे चैप्टर्स में समझेंगे। आगे बढ़ते हैं भाई। मून की बात तो हमने कर ली, मून का मैकेनिज्म तो बड़ा इंटरेस्टिंग था भाई। इसी को फेजेस ऑफ मून भी कहा गया है। ठीक है भाई, ये एक ब्यूटीफुल सीन नहीं है, इसका हिस्ट्री से भी कनेक्शन है भाई। क्या होता था पुराने जमाने में, लोगों के पास मोबाइल नहीं होते थे, डिजिटल कैलेंडर नहीं थे, उनके पास कुछ नहीं था टाइम देखने के लिए, डेट देखने के लिए। क्लॉक, घड़ी, घड़ी भी नहीं थी, मेरे पास भी थी पर घड़ी भी नहीं थी। ठीक है भाई, तब लोग सनराइज और सनसेट और मून के फेजेस को ऑब्जर्व करते थे, और उन ऑब्जर्वेशन की हेल्प से पहले के कैलेंडर्स को बनाया गया था। और जब तुम जिस कैलेंडर में अपना बर्थडे देखते हो, उसकी शुरुआत आसमान को ऑब्जर्व करने से हुई थी। लो बताओ, ये नई चीज पता चली यार भैया हमको। इसीलिए एनसीईआरटी कहती है भाई,
कि साइंस ऑब्जर्वेशन से ही शुरू हुई थी। नेचर में सब कुछ कनेक्टेड है। अब एनसीईआरटी हमें एक बहुत ब्यूटीफुल कंसेप्ट भी समझाती है। भाई सिर्फ अर्थ, सन और मून ही आपस में कनेक्टेड नहीं है। अर्थ पर रहने वाली हर एक लिविंग थिंग भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। आप आपके क्रश से भी कनेक्टेड हो। एक छोटी सी चींटी, एक मच्छर, एक बटरफ्लाई, एक शेर, एक लॉयन या फिर एक पंछी उड़ता हुआ, सब कुछ कनेक्टेड है। या फिर दुनिया का सबसे बड़ा एनिमल ले लो, ब्लू व्हेल ले लो, वो भी कनेक्टेड है। सबको सरवाइव करने के लिए चाहिए एयर, वाटर और सनलाइट और दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये सब मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं। इसी सिस्टम को कहते हैं इकोसिस्टम। क्या कहते हैं भाई? इकोसिस्टम कहते हैं। ये वर्ड ध्यान रखना। चलो एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। गार्डन में फ्लावर्स है ना, फूल है। फ्लावर्स पर मक्खियां, तितलियां, बटरफ्लाईज आती है। ठीक है, वो क्या करती है? वो पॉलिनेशन करती है। प्लांट्स और फ्रूट, देख लो आपकी स्क्रीन पे आ गया होगा फोटो शायद, है ना भाई। प्लांट्स के जो फ्रूट होते हैं उसके और सीड होते हैं, उसको बनाने का काम करती है और हम फ्रूट्स खाते हैं, है ना भाई। प्लांट्स हमें ऑक्सीजन देते हैं, एनिमल्स कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं और प्लांट्स हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने भेजी उसको वो वापस ले लेती है। ठीक है, देखा तुमने, हर एक चीज आपस में कनेक्टेड है। हम प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स हमसे हवा लेते हैं, प्लांट सनलाइट लेते हैं, हम प्लांट के अंदर से फ्रूट लेते हैं, हम उसको खाते हैं और जो पत्तियां होती हैं वो हमारे कोई काम की नहीं होती, लेकिन वो खाना बनाने में हेल्प करती है। ये सारी चीजें अपन समझने वाले हैं इस साइंस की बुक में। बड़े ही इंटरेस्टिंग चीजें हैं भाई इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बहुत चीजें, अभी तो बहुत बड़ा चैप्टर है भाई। कितना बड़ा है, चल भैया बहुत लंबा चले गए आप तो यार, है ना। तो एक चीज ध्यान रखना भाई, अगर ये पूरी जो चेन है इसको डिस्टर्ब कर दिया गया तो पूरा का पूरा बैलेंस बिगड़ सकता है दुनिया का। इसीलिए नेचर को बैलेंस में रखना जरूरी है। और हमारी अर्थ इतनी स्पेशल क्यों है? क्योंकि यहां सब कुछ बैलेंस बना हुआ है। और एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछूं भाई, दिमाग में आया, सोचा पूछ लूं, इसी बुक में से है ना। लाइफ अर्थ पर ही क्यों है, मार्स पर क्यों नहीं है, या वीनस पर क्यों नहीं है? अर्थ स्पेशल क्यों है? बताओ मेरे को। नहीं पता भाई, बताएगा, है ना। क्योंकि अर्थ सन से बिल्कुल एक परफेक्ट डिस्टेंस पर है, ना बहुत पास है ना बहुत दूर है। इसी वजह से यहां वाटर लिक्विड फॉर्म में रहता है। इस पे क्वेश्चन बन सकता है ना। और जहां लिक्विड वाटर होता है वहां लाइफ की पॉसिबिलिटी भी होती है। सिर्फ इतना ही नहीं, अर्थ के पास एटमॉस्फेयर भी है जो दूसरों के पास नहीं है। ये एटमॉस्फेयर हमें ऑक्सीजन देता है जिससे हम सांस लेते हैं और हम जी पाते हैं। और सन की अल्ट्रावायलेट यानी भयानक रेस से हमें बचाता है ये एटमॉस्फेयर। अगर एटमॉस्फेयर ही नहीं होता तो शायद हम भी नहीं होते। इसीलिए अर्थ को कभी कभी जस्ट राइट प्लेनेट भी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में कि जस्ट राइट प्लेनेट क्यों बना है। ठीक है भाई, तो डिस्प्ले हो गया है तुम लोगों को, आंसर भी, नोट्स भी डिस्प्ले हो रहे हैं, बढ़िया है ना। अब अर्थ के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है भाई। अर्थ परफेक्ट है, एकदम चकाचक, एकदम चिकनी, एकदम शाइनिंग, एकदम मस्त ब्लू प्लेनेट है हमारा। तो क्या हम उसका ध्यान रख रहे हैं? नहीं रख रहे। हमारे हिसाब से हम चल रहे हैं। हमारी कुछ खराब एक्टिविटीज जैसे पॉल्यूशन, पेड़ काटना, ग्रीन हाउस गैसेस छोड़ना, अर्थ का टेम्परेचर धीरे धीरे उससे बढ़ रहा है। इसी को हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। क्या है भाई ग्लोबल वार्मिंग? अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है हमारी हरकतों के कारण। और जब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है तो क्लाइमेट चेंज शुरू होता है। कभी बहुत ज्यादा गर्मी लगने लगती है, कभी बहुत तेज बारिश होती है, कभी बारिश होती ही नहीं है, और कभी कहीं तो बाढ़ आ रही होती है, कहीं पे फ्लड आ जाते हैं, कहीं पे सूखा पड़ जाता है, कहीं पे ड्रॉट आ जाता है। भाई कभी भी कुछ भी हो जाता है यार। ये सब हमारे फ्यूचर के लिए चैलेंजेस बन सकते हैं। तुम 8th क्लास में हो, लेकिन जब तुम आगे बढ़ोगे तो बहुत प्रॉब्लम आएगी भाई। लेकिन साइंस हमें एक होप देती है। ये बुक कहती है कि प्रॉब्लम भी हमने ही क्रिएट की है ना, तो सॉल्यूशन भी हम ही ढूंढेंगे। वो भी किसकी हेल्प से? साइंस की हेल्प से। हो सकता है कल इसी क्लास में बैठा हुआ कोई एक स्टूडेंट जो मेरे सामने आज पढ़ रहा है, एक साइंटिस्ट बनकर क्लाइमेट चेंज का सॉल्यूशन निकाले। हो सकता है वो स्टूडेंट तुम ही हो। अब आता है भाई चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, सबसे इंपॉर्टेंट लेसन जो आगे आने वाला है। साइंस यानी एनसीईआरटी वाली बुक हमें बताती है कि साइंटिस्ट सिर्फ क्वेश्चंस नहीं पूछते,
वो क्वेश्चंस का आंसर ढूंढने का सही तरीका भी जानते हैं, वो तरीका ढूंढते हैं, फिर उसको जानते हैं, उसको समझते हैं। और इसी के लिए एनसीईआरटी एक बहुत एग्जाम्पल मजेदार देती है। पूरी पूरी खाते हैं हम पूरी। सोचो तुम इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हो, पूरी तेल में जाती ही क्यों फूल जाती है। अब अगर तुम एक पूरी मोटी बना दो, एक पतली बना दो, एक छोटी बना दो, एक बड़ी बना दो, और सबको अलग अलग तरीके से तेल में डालो, तो क्या तुम रिजल्ट कंपेयर कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे भाई। साइंटिस्ट कभी ऐसा करता ही नहीं। वो सिर्फ एक चीज बदलता है, बाकी सब सेम रखता है। अगर थिकनेस चेक करनी है तो सेम साइज होगा, ऑयल भी सेम होगा, टेम्परेचर भी सेम होगा, और पूरी को डालने का तरीका भी सेम होगा। हर एक चीज को एकदम ध्यान से एकदम परफेक्टली करेगा, तभी तो उसको एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। इसी को कहते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टिगेशन। याद रखना, क्वेश्चन बन सकता है। यही असली साइंस है भाई। ठीक है, साइंस हर ऑब्जर्वेशन लिखता है। एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद साइंटिस्ट घर नहीं चला जाता, वो हर ऑब्जर्वेशन को नोट करता है, लिखता है। भाई ऑयल स्प्लैश हुआ या नहीं, आग निकली कि नहीं, स्मोक निकला कि नहीं, पूरी में से कोई स्मेल आई कि नहीं, पूरी कितने देर बाद खुली, है ना, मोटी कब हुई। हर छोटी ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि कभी कभी सबसे बड़ा क्लू यानी हिंट वही होता है जिसे नॉर्मल इंसान इग्नोर कर देता है। और मेरे भाई, एक्सपेरिमेंट्स खत्म होने के बाद भी साइंटिस्ट के क्वेश्चंस खत्म नहीं होते हैं। अब नए क्वेश्चंस आते हैं कि भाई अगर आटा एकदम फ्रेश है तो पूरी ज्यादा फूलेगी क्या? ये पुराने डो से ज्यादा फूलेगी, पुराने आटे से ज्यादा फूलेगी? अगर पूरी में पहले से होल कर दे तो क्या वो फूलेगी? फिर क्या होगा भाई? साइंटिस्ट इसी तरह आगे बढ़ते हैं और अपनी सोच को आगे बढ़ाते हैं। एक आंसर दूसरे क्वेश्चन को जन्म देता है। सबसे सरप्राइजिंग फैक्ट, और चैप्टर के एंड में एनसीईआरटी एक बहुत सरप्राइजिंग बात बताती है कि पूरी हम सब खाते हैं, रोज घरों में बनती है, हजारों करोड़ों इंडिया के घरों में बनती है। साइंटिस्ट ने इस पर रिसर्च भी की है, लेकिन पूरी एग्जैक्टली परफेक्ट कैसे पफ होती है, कैसे फूलती है, इसका कंप्लीट साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आज भी नहीं ढूंढ पाए। तो तुम ढूंढ दो, कभी तुम्हारे पास दिमाग का उपयोग कर पाओ तो। ठीक है भाई, एक सिंपल किचन की चीज नहीं बता पाए, आज भी साइंटिस्ट को इन्वेस्टिगेशन करने पे मजबूर कर देती है ये चीज। मतलब साइंस कभी खत्म नहीं होती, सीखने के लिए हमेशा कुछ ना कुछ नया बचा रहता है। भाई आखिरी मैसेज जो ये चैप्टर देता है, और इसी बात के साथ एनसीईआरटी हमें एक बहुत प्यारा मैसेज ये दे रही है कि भाई चाहे तुम मून को कितना भी ऑब्जर्व कर रहे हो, या पूरी को, या एक ड्रॉप पानी को, या किसी प्लांट को, हर जगह एक ही रूल ध्यान रखना है हमें कि ध्यान से हर एक चीज को ऑब्जर्व करना है, क्वेश्चंस पूछने हैं, एक्सपेरिमेंट करने हैं, और उसके रिजल्ट्स लिखने हैं, और फिर एविडेंस यानी प्रूफ के बेसिस पर उसका आंसर देना है, कंक्लूजन देना है। ये एक साइंटिस्ट की असली पहचान होती है भाई। और मेरे दोस्तों, आज हमने सिर्फ एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं पढ़ा, आज हमने साइंटिस्ट की तरह सोचना शुरू किया है। तो 8th क्लास वाले बच्चों, साइंटिस्ट की तरह अगर इंटरेस्टिंग तरीके से और सोचना चाहते हो तो इस वीडियो को इग्नोर मत करना। ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ जितना हो सके शेयर करो। क्लास 8 के हर एक चैप्टर में ऐसे ही डिटेल्ड वीडियो बड़े इंटरेस्टिंग स्टाइल में और इंटरेस्टिंग फोटोज के साथ आप तक पहुंचने वाले हैं। भाई हर बड़ी डिस्कवरी की शुरुआत एक छोटे क्वेश्चन से होती है, और शायद अगली बड़ी डिस्कवरी तुम्हारी हो। तो भाई इसी के साथ हम ये चैप्टर खत्म करते हैं, चैप्टर नंबर 1 क्लास 8 का। और 8 वाले बच्चों, अगर तुमको हर्षल भैया का पढ़ाने का पैटर्न अच्छा लगा हो तो ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, जितना हो सके लाइक का बटन दबाना, सब्सक्राइब का बटन दबाना, और मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। बहुत सारे लेक्चर्स आने वाले हैं। टिल देन बाय बाय। हर्षल भैया संग दुनिया को तोड़ो, हर्षल भैया मेहनत करो, सपना बड़ा कोई रोक ना पाए। हर्षल भैया।